दिख रही है। हाँ, स्टार्ट कीजिए। शुरू करें सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा वीडियो के बाद हम लोग कर रहे थे, तो टाइम ओवर हो गया था, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज शिक्षा वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि गांधी जी का मानना था कि जो मनुष्य है वो शरीर, मन और आत्मा का योग होता है। तो उन्होंने जो शिक्षा विधियों की बात की है, उनमें से जो हमारी पहली शिक्षण विधि है, उसमें पहली शिक्षण विधि हमारी है अनुकरण विधि। गांधी जी का मानना था कि जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण के द्वारा ही स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। और जो प्रारंभिक अवस्था होती है बच्चों की, तो उस अवस्था में बच्चे किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो अपने जो बड़े होते हैं उनको देखकर, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर सीखते हैं। तो और गांधी जी मानते थे कि जो ये अनुकरण विधि है, ये सद आचरण, हम कहते थे जो हमारे अच्छे आचरण होते हैं उसको सिखाने में हमारी सबसे महत्वपूर्ण विधि है। क्योंकि जिस तरह का हम आचरण करते हैं उसी का अनुकरण करके बच्चे भी सीखते हैं कि हमें भी उसी तरीके का आचरण करना चाहिए। और दूसरी है क्रिया विधि। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि क्रिया भी बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वे सदैव कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। अतः किसी भी विषय अथवा कला कौशल को शिक्षा क्रिया द्वारा देनी चाहिए। गांधी जी का मानना था कि बच्चे हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, इसलिए अगर उन्हें हम किसी भी कार्य को सिखाना है तो उसमें उनको सहभागिता दी जाए और करके सीखने पे जोर दिया जाए, और करके सीखेंगे तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। पहली विधि हमारी है मौखिक विधि। मौखिक विधियों में व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि विधियां आती हैं। गांधी जी इन विधियों का प्रयोग सहयोगी विधियों के रूप में भी करते हैं, करने की आज्ञा देते हैं। उन्होंने मतलब जो मौखिक विधि है, इस प्रकार की विधि को गांधी जी जो अनुकरण विधि है, क्रिया विधि है, उन विधि मतलब इन दोनों विधियों की सहयोगी विधि के रूप में मानते हैं। उनका मानना था कि किसी भी बालक को अगर हम मौखिक रूप से कुछ सिखाते हैं तो उसे वो सही ढंग से सीख नहीं पाता है। इसलिए जो क्रिया विधि है और अनुकरण विधि है, इन विधियों के सहायक के रूप में मौखिक विधि को मानते थे। अगला है सहसंबंध विधि। सहसंबंध विधि में मतलब गांधी जी का मानना था कि अगर हम जो वास्तविक परिस्थिति है और जो वर्तमान परिस्थिति और भूतकाल की जो परिस्थितियाँ थी, उन दोनों परिस्थितियों को अगर एक साथ समन्वय करके अगर हम बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। क्योंकि अगर हमारी जो वर्तमान स्थिति है उन स्थितियों को लोग भूतकाल जो पास्ट में हमारी स्थिति की परिस्थितियाँ थी उनको अगर हम मद्देनजर रखते हुए वर्तमान स्थिति को कोरिलेट करके अगर हम बच्चों को शिक्षा देंगे तो वो अच्छे से सीख पाते हैं। अगला है श्रवण मनन निध्यासन विधि। श्रवण मनन निध्यासन हमारी प्राचीन शिक्षण विधि है। इस विधि में सर्वप्रथम शिक्षार्थी श्रवण करते थे, गुरु के मौके से उपदेश सुनते थे, फिर उस पर चिंतन करते थे और अंत में उसका अभ्यास करते थे। ये हमारी जो विधि है वो बड़ी काल वाली विधि थी।
कहने का तात्पर्य सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि के द्वारा इसमें क्या होता था कि जो गुरुकुल प्रणाली वाली शिक्षा थी, इसमें बच्चे जो गुरु होते थे, बच्चों को मौखिक रूप से कुछ जो पाठ पढ़ाना होता था मौखिक रूप से पढ़ाते थे और बच्चे उसको ध्यान से सुनते थे और सुनने के बाद उसके एक चिंतन करते थे। चिंतन करने के बाद फिर उसी सिखाए गए पाठ का वो अभ्यास करते थे। तो इसी विधि को हम श्रवण मनन निध्यासन विधि कहते हैं। जो अगला है हमारा अनुशासन। गांधी जी अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते थे। उनकी दृष्टि से सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित होता है। गांधी जी अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर किसी भी बालक अनुशासित नहीं है तो कुछ भी सीख नहीं पाएगा, क्योंकि अनुशासन में होना बहुत ही आवश्यक होता है। और उनका मानना था कि जो उनकी दृष्टि में गांधी जी मानते थे कि जो सच्चा अनुशासन होता है वो आत्म प्रेरित होता है, क्योंकि अगर हम स्वयं से अनुशासित नहीं होंगे हमें कोई अनुशासित कर नहीं सकता। इसलिए गांधी जी का मानना था कि हमें स्वयं से अनुशासित होना चाहिए और इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए दमनात्मक विधि का विरोध करते थे। और गांधी जी का मानना था कि अगर हमें आत्म अनुशासित होना है तो वो दमनात्मक विधि, अगर जैसे किसी चीज़ को जबरदस्ती दबाव देके अनुशासन स्थापित नहीं दिया जा सकता तो दमनात्मक विधि का विरोध करते थे। उनका मानना था कि हम जब तक बालक स्वयं से अनुशासित नहीं होगा तो हम किसी प्रकार से डरा धमका के अनुशासित नहीं कर सकते। सच्चे अनुशासन का विकास प्रभावात्मक विधि द्वारा ही किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि बच्चा तभी अनुशासित होगा इस तरीके से कार्य किए जाए जिससे वो प्रभावित हो। अगर वो प्रभावित होगा तो वो स्वयं को अनुशासित करने के लिए प्रेरित होगा। अगर हम उसे जबरदस्ती डरा धमका के अगर अनुशासित करते हैं तो ज़्यादा देर तक अनुशासन में नहीं रह पाएगा। इसलिए गांधी जी आत्म अनुशासन के समर्थक थे। अगला है शिक्षा। गांधी जी की दृष्टि से शिक्षक को समाज का आदर्श व्यक्ति, ज्ञान का पूज और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि जो शिक्षक है समाज का एक सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित पद होता है और सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और उसके अंदर समाज से रिलेटेड जितने भी आदर्श, नैतिक गुण, आचरण ये सभी विद्यमान होने चाहिए, क्योंकि शिक्षक में ज्ञान का पुंज होता है, क्योंकि वो सभी को शिक्षित करता है। इसलिए शिक्षक का जो आचरण है वो अच्छा होना चाहिए। उनकी दृष्टि से व्यवसाय को केवल व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी आदर्श शिक्षक नहीं हो सकता। गांधी जी का मानना था कि जो व्यक्ति शिक्षण जो प्रोफेशन है, शिक्षा का व्यवसाय है, शिक्षा का जो हम लोग अगर एक शिक्षक अच्छा शिक्षक तभी माना जा सकता है कि अगर वो अपनी जो शिक्षा का व्यवसाय है उसे व्यवसाय न समझकर उसे मतलब उसमें पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दें, तभी से एक आदर्श शिक्षक के रूप में माना जाएगा। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, शिक्षार्थी। गांधी के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थी को शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होता है।
गांधी जी का कहना था कि जो शिक्षार्थी है तो शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य बुनियादी केंद्र होता है, क्योंकि बिना शिक्षार्थी के शिक्षा प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं सकती। गांधी जी के विचार से शिक्षार्थी को अनुशासित रहना चाहिए और उसके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी को मानना था कि शिक्षार्थी को स्वयं से अनुशासित होना चाहिए और उसके ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गांधी जी प्रारंभ से ही बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक का विकास करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल देते हैं। गांधी जी का जो पहले से ही शुरुआती तौर से गांधी जी का मानना था कि बच्चा अगर बालक शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सबल होगा तभी सर्वांगीण विकास हो सकता है, और सर्वांगीण विकास हो सकता है तभी वह अपने आप को अपने समाज में अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सकता है। अगला पॉइंट है विद्यालय। गांधी जी के अनुसार देखते हैं विद्यालय कैसा होना चाहिए। गांधी जी का विद्यालय के संबंध में कुछ विचार हैं। इनके अनुसार विद्यालय ऐसी कार्यशालाएं होनी चाहिए जहां शिक्षक सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षा चाहिए और उनके तथा विद्यार्थी के संयुक्त प्रयास से उनमें इतना उत्पादन कार्य हो कि वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो। गांधी जी का मानना था कि विद्यालय ऐसी कर्मशालाएं होनी चाहिए जहाँ पे शिक्षक अपने पूरे मनोभाव के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे आत्मसमर्पण के साथ कार्य करें और कार्य करने का मतलब शिक्षा कार्य करें तथा विद्यार्थियों उसमें मतलब विद्यार्थियों की भी सहभागिता हो। विद्यार्थी और शिक्षक दोनों मिलकर एक संयुक्त रूप से प्रयास करें और जो वहाँ मतलब जो शिक्षा कार्य है और उनके शिक्षा कार्य किया जाए विद्यार्थी इसमें 100% देने की कोशिश करें, 100% दें, जिससे कि मतलब वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। उनका कहना था कि विद्यालय में समुदायों को विभिन्न क्रियाएं होनी चाहिए और समुदाय के लोगों को यहाँ पढ़ने और कार्य करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब गांधी जी का मानना था कि विद्यालय में हमें बहुत सारी क्रियाएं होनी चाहिए और जो वहाँ के जिस स्थान के विद्यालय है वहाँ के जो समूह है उनको उसमें कार्य करने के अवसर प्रदान किए जाएँ, वहाँ पे रहने की और कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएँ। शिक्षा के अन्य पक्ष। गांधी जी ने शिक्षा के जो अन्य पक्ष हैं जैसे जन शिक्षा, गृह शिक्षा, सह शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, धर्म शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, गांधी जी का विचार था। पहला है जन शिक्षा। गांधी जी के समय में भारत लगभग 13% लोग साक्षर थे। कहने का तात्पर्य है कि जब गांधी जी इंग्लैंड से अफ्रीका से भारत लौट के आए थे उस समय जो भारत की जनसंख्या थी मात्र 13% साक्षर और साक्षर थी। तो क्योंकि उस समय पे विद्यालय शिक्षा का बहुत ही अभाव था। उस समय इतने ज़्यादा न विद्यालय थे ना ही इतने ज़्यादा शिक्षक थे और इतनी ज़्यादा सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं थी कि सभी लोग साक्षर हो सकें। क्योंकि उस समय विद्यालयी शिक्षा के अभाव उनमें से आत्मविश्वास था और ना ही जागरूकता थी। क्योंकि उस समय पे इतनी गरीबी, इतनी भुखमरी थी कि उस समय लोग शिक्षा के लिए जागरूक भी नहीं थे, ना ही उनमें आत्मविश्वास था कि हम भी शिक्षित हो सकते हैं।
गांधी जी ने शिक्षा के अभिशाप से बचने के लिए जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। गांधी जी इस अशिक्षा के अभिशाप से बचने के लिए जन शिक्षा यानी कि सभी लोगों को शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा जैसे जो शिक्षा से वंचित हो चुके हैं, जो अपनी लगभग आधे से ज़्यादा उम्र वैसे ही बिता दी, उनके लिए शिक्षा और स्त्री शिक्षा, जिनको समाज में वो दर्जा नहीं मिल पाता था जो दर्जा उन्हें मिलना चाहिए, उनके लिए बहुत ही मतलब बहुत इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। जन शिक्षा दो रूपों में होगी, एक तो बालक को शिक्षित करने के लिए बेसिक शिक्षा, और दूसरी होगी जो को शिक्षित करने की बेसिक शिक्षा होगी। यह शिक्षा राष्ट्रीय योजना थी जिसमें 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर इस शिक्षा को गांधी जी ने हस्त कौशल पर केंद्रित किया, इसलिए ये हस्त कौशल हमारे जीवन के आधार के कार्य है, और दूसरे इसलिए कि इनके द्वारा विद्यालय का अर्थ निकाल सकता है। गांधी जी ने बेसिक शिक्षा को हस्त कौशल पर आधारित में जो विद्यालय के उनमें जो शिक्षक कार्य कर रहे थे उनको वेतन देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो उन्होंने गांधी जी का मानना था कि अगर हम विद्यालय में हस्त कौशल यानी कि इस तरीके से कार्य करवाएं बच्चों से, जन शिक्षा के लिए जो गांधी जी का दूसरा कदम था वो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था है। इसके विचार से अशिक्षित प्रौढ़ों की शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज का है। कहने का तात्पर्य है कि जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, जो शिक्षित नहीं हो पाए थे प्रौढ़, क्योंकि उम्र आधे से ज़्यादा एज की बीत चुकी थी, तो उनकी शिक्षा का जो प्रावधान था, उनकी शिक्षा का जो दायित्व था वो समाज खुद उठाएगा, क्योंकि दायित्व जो होगा समाज का होगा। सामाजिक नेता संगठनों और विद्यालयों का प्रौढ़ शिक्षा की कार्य के साथ साथ सफाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, जीवन, व्यवसाय, समाज कल्याण और संस्कृति से संबंधित कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने जो उस समय के जो सामाजिक नेता थे, सामाजिक संगठन के, उनमें दोनों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो दोनों की पाठ्यक्रम बनाई थी, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या उसमें रखा था, साफ सफाई, स्वास्थ्य रक्षा, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास और उद्योग, व्यवसाय, समाज कल्याण, संस्कृति से संबंधित कार्यों को रखा था। मतलब इन सब कार्यों के द्वारा उन्हें शिक्षित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है स्त्री शिक्षा। गांधी जी ने स्त्री को ईश्वर की संरचना माना, क्योंकि गांधी का मानना था कि जो स्त्री है सर आवाज कट रही है, क्लियर नहीं हो रहा रचना है, क्योंकि इसके द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। क्योंकि
अगर स्त्री जिस घर में नहीं होती है उस घर का लगभग लगभग विनाश होना तय होता है। गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि यद्यपि पुरुष और स्त्री के कार्य क्षेत्र थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं समान होती हैं, इसलिए दोनों को अपने अपने। एक्सक्यूज मी देव सर। आवाज नहीं आ रही है? सर हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ हेलो, रही सर। जी, क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है मेरी? जी, आवाज़ तो आ रही लेकिन क्लियर नहीं आ रही सर ये बता आपकी। दें आवाज आ रही है कि नहीं? ठीक है। हेलो सर। आवाज आ रही है सर सर, आज नेटवर्क आपकी हो जाता है। बातें आप अपना नेटवर्क देखते रहिए बस। ऐसे सर, ऐसा है सर, बारिश हो रही है हमारे यहाँ। ओके बता सर। रहे हैं बारिश हो रही है। सर जी सर, मालूम है तो। चलिए कोई बात नहीं सर। एक एक लोग बोलिए, हमको खुद ही नहीं समझ आ रहा है। ओके सर, कंटिन्यू रखिए। एक लोग बताइए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। आपकी आवाज़ तो आ रही सर लेकिन थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही थी। ऐसा सर, बारिश हो रही है तो हम घर पे हैं, तो घर पे नेटवर्क होता नहीं, ये सब चर्चा कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी गांधी जी गांधी जी का मानना था कि स्त्री और पुरुष जो होते हैं इनकी जो कार्य क्षेत्र होता है थोड़ा भिन्न जरूर होता है, दोनों अलग अलग कार्य करते हैं, क्योंकि पुरुष पुरुष वर्ग जो है वो ज़्यादातर बाहरी कार्य करता है और जो स्त्री होती है ज़्यादातर वो घरेलू कार्य करती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो उनके कार्य क्षेत्र हैं थोड़ा भिन्न जरूर हैं, लेकिन जो उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं वो समान होती हैं, इसलिए दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए अपने विकास के लिए। क्योंकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो स्त्री होती है वो पत्नी, माता और बहन सभी का जो रोल होता है वो स्त्री ही निभाती है, क्योंकि इनके द्वारा ही समाज का निर्माण होता है। स्त्री को समाज में बराबर का स्थान दे। 'हाँ, अभी ब्रह्मदेव लेफ्ट चुके हैं तो हम लोग कुछ दूसरी बात करते हैं, अपने जो टॉपिक शेष बचे हैं उनके बारे में। हम लोग जो यूनिट 3 पे जाएंगे वहाँ पर इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी उनके बारे में देखेंगे, जिनमें से हमारे आस्तिक जो हम भारतीय दर्शन परंपरा है उसमें से आपके 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन। ठीक है, उनमें से आपका जो आस्तिक दर्शन में आता है वैदिक, सांख्य, योग, न्याय, वेदांता, ये सारे दर्शनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो वैदिक दर्शन जिनका है वो उनका कितना इसमें प्रोग्रेस है, कितना कंप्लीट किया है अपने असाइनमेंट्स और उसका प्रेजेंटेशन के लिए। वैदिक दर्शन नाम बोलना पड़ेगा कि आ जाओगे आप? समिता सिंह, आप ही का टॉपिक है। ओके, कोई आंसर नहीं आ रहा है। सांख्य दर्शन के लिए 10 तारीख को सबके दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि जॉन डीवी प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद में यही दर्शन चलेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के, तो इनमें से जो भी रेडी होगा उसका प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रहेगा। तो सांख्य दर्शन, वैदिक दर्शन के प्रेजेंटेटर अगर रेडी रहेंगे तो वो होगा, नहीं तो फिर सांख्य दर्शन स्टार्ट होगा। उसके बाद में योग दर्शन, योग दर्शन के लिए उनका कितना प्रोग्रेस हुआ है? धर्मेंद्र बहादुर सिंह,
आंसर नहीं आ रहा है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन लवलेश कुमार यादव। आपकी, जी सर। हाँ, आपका कितना प्रोग्रेस हुआ है इस न्याय दर्शन से परिप्रेक्ष्य में? सर ये बना रहे हैं। अच्छा, पीपीटी कंप्लीट कीजिए और इन सब चीज़ों के बारे में इसका पीडीएफ फाइल भी बनाइएगा पूरा डिटेल से, जो सबमिट करनी है, और पीपीटी में आप साथ में रखिएगा। ठीक। हाँ, और सारे पॉइंट्स देखिएगा, कोई भी छूटने ना पाए, सभी पॉइंट्स को क्लियर कीजिए। इसमें यह है कि आप जो भी पॉइंट लीजिएगा उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक सर। ठीक है। और उसके बाद में आपका टॉपिक है वेदांता, अद्वैत और विशिष्ट वेदांता। ये दोनों वेदांत हैं। ये किसी के पास टॉपिक नहीं था तो इसको मैं देखूंगा। ओके। इसके बाद में जो आपके टॉपिक हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिलॉसफी। इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है तो इसमें आपके टॉपिक हैं, इसमें नास्तिक परंपरा को मानने वाले टॉपिक हैं, जिनमें से बुद्धिज्म है, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी, और हिंदू धर्म भी है। तो हिंदू धर्म ये किसी के पास टॉपिक नहीं था, कि जिसने लिया था वो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद में बुद्धिज्म, अभिषेक पाल, कितना इसके बारे में आपका रेडी है, कितना प्रोग्रेस हुआ है? यस सर, रेडी। हाँ, ओके, गुड। और भी चीज़ें इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। सर सेकेंड यूनिट से पूरा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड यूनिट में आप लोगों का एपिस्टेमोलॉजिकल एंड एक्सियोलॉजिकल बचा था और ह्यूमनिज्म बचा था, उसको भी देखेंगे बाद में। जो आपका एपिस्टेमोलॉजिकल और एक्सियोलॉजिकल है उसको पढ़ने की जैसे आवश्यकता तो अलग से नहीं है, क्योंकि जो आप ज्ञान एवं तर्क मीमांसा पढ़ते हो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। हम लोगों ने जब से फर्स्ट यूनिट में टॉपिक लॉजिकल इम्पेरिसिज्म पढ़ रहे थे, जहाँ पर अनुभववाद के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पर वही सारा कुछ है। उस ज्ञान मीमांसा में उस ज्ञान को ज्ञान किस प्रकार से हम अर्जित करते हैं उन सब के बारे में पढ़ा था। हीगल थे, लाइबनिज थे, और भी बहुत सारे ऐसे दार्शनिक थे जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वही ज्ञान एवं तर्क मीमांसा एपिस्टेमोलॉजिकल में भी है। और उसके बाद में हम लोगों ने जो आइडियलिज्म है, रियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, मार्क्सिज्म, ये सारी जगह पर हम लोगों ने ज्ञान एवं तर्क मीमांसा के बारे में पढ़ा है। और इसके साथ में जो हम लोगों ने इंडियन फिलासफर्स के बारे में पढ़ा है, वेस्टर्न फिलासफर के बारे में पढ़ा है, और इसके बाद में इंडियन स्कूल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम लोग ज्ञान एवं तर्क मीमांसा पढ़ेंगे, है ना। तो यही सारा कुछ इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे, और ऐसे ही एक्सियोलॉजिकल में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अगर समय शेष बचता है तो इसको भी मैं फिर से कंप्लीट करूँगा। सर मैं ये पूछ रहा था, सांख्य दर्शन में जब पढ़ाया जाएगा तो मेरा है टॉपिक, तो उसमें जैसे दर्शन को पहले बताया गया, तो दर्शन को क्या क्वालिफाई करना जरूरी नहीं होगा कि- नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। वो फर्स्ट यूनिट में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है उसके बारे में। तो आपका जो सांख्य दर्शन टॉपिक है उसी से रिलेट आप शुरुआत कर दीजिएगा। और सांख्य दर्शन की जो सब तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, उसका तो जिक्र करना ही होगा। हाँ, नहीं आप कर दीजिएगा। हाँ, आता है सांख्य दर्शन में, करना पड़ेगा ना, तत्व मीमांसा, ज्ञान। हाँ, वो तो करना पड़ेगा। सांख्य दर्शन क्या मानता है कि ये जगत किस एलिमेंट से बना है, इसमें ज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसके मूल्य आचार मीमांसा क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में जो हम लोग जाएंगे क्रिटिकल ऑपरेशन में, धर्म के बारे में, जैन धर्म, प्रियंकेश। हाँ, कितना रेडी है आपका? सर रेडी कर लेंगे, और लगभग आधे से ज़्यादा रेडी हो चुका है, और जब तक नंबर आएगा पूरा कंप्लीट रेडी कर लेंगे। ठीक है।
इसमें जो सारी चीज़ें हैं उसमें देखिएगा, इसमें बहुत सारे जो तत्व मीमांसा में पॉइंट्स आते हैं, इसका पूरा डायग्राम आप लोग को इसमें एक स्लाइड में बनाना होगा और इसमें सब सारी चीज़ें, ठीक है, इसको देखिएगा, आप बुक्स में मिलेगा या किसी भी वेबसाइट्स पे जा करके उसका पूरा डायग्राम बेस पे बताइएगा। जी सर। हाँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद में ईसाई धर्म, ईसाई धर्म में यस सर, मेरा है हाँ लक्ष्मी देवी, सर, लक्ष्मी। हाँ श्योर। आपका कितना रेडी है? सर जब तक नंबर आएगा कंप्लीट कर लेंगे, आधा हो अच्छा, गया। हाँ, इसमें देखिएगा, जो भी इसका रेफरेंस नोट कीजिएगा, ठीक है, और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दीजिएगा ईसाई धर्म के बारे में। ओके सर। उसके बाद में इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म अंशु वर्मा, यस सर। हाँ, आपका कितना रेडी किया है इसमें? सर लगभग कंप्लीट है। ओके, ठीक है, इसमें और भी चीज़ें कोशिश करना और अपनी जो भी पीपीटी आप रेडी कीजिए उसको सेंड भी करते जाइएगा। सेंड मीन्स चेक करने के लिए इसमें कुछ और ऐड करना हो या कैसा कुछ है, इसको आप सेंड भी करते जाइएगा। ठीक है, ये आप लोगों के टॉपिक है। और हिंदू धर्म को किसी ने, हाँ ब्रह्मदेव आ चुके हैं, हाँ अब आप स्टार्ट कीजिएगा ब्रह्मदेव। अरे सर, हम कब से पढ़ा रहे हैं, हमको लग रहा था कि हम ज्वाइन हैं, फिर भी मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था, हमको लग रहा था। हाँ, डिस्कनेक्ट हो चुका है। आप जहाँ से लीव किए थे वहीं से आप स्त्री शिक्षा से स्टार्ट कीजिएगा। स्त्री शिक्षा से सर? यस, वहाँ से आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर हमको पूरा पढ़ा चुके थे। काफ़ी देर हो गया सर, आप बहुत देर। रेडी? ठीक सर। हाँ, यस यस आ रही है। ठीक। जी सर, हम पूरा ख़त्म कर चुके थे सर, राष्ट्रीय शिक्षा लास्ट हो गया था मेरा यहाँ। सर हाँ, कंटिन्यू। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। गांधी जी स्त्री को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना मानते थे, क्योंकि गांधी जी स्त्री को जो ईश्वर की अनुपम एकदम अनुपम रचना मानते थे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि एक स्त्री के द्वारा ही समाज का निर्माण होता है, क्योंकि स्त्री पत्नी भी होती है, माता भी होती है, बहन भी होती है, इसके द्वारा ही जो समाज का निर्माण होता है एक स्त्री के द्वारा ही। इसलिए गांधी जी का मानना था कि स्त्रियों को समाज में एक अव्वल दर्जा मिलना चाहिए, जो उस समय नहीं मिल पा रहा था। इसलिए गांधी जी ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया था, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। उनका मानना था कि स्त्री पुरुष के जो कार्य क्षेत्र होते हैं अलग होती हैं जरूर, लेकिन जो उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं दोनों समान होती हैं। इसलिए उनका मानना था कि दोनों को अपने विकास का समान अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि स्त्री जो होती है कई प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करती है, माता का भी दायित्व निर्वहन करती है, पत्नी का भी निर्वहन करती है, बहन का भी निर्वहन करती है। इसलिए स्त्रियों को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया था। स्त्री और पुरुष की शिक्षा में केवल इतना ही अंतर करते थे गांधी जी कि स्त्रियों को गृह कार्य की अतिरिक्त शिक्षा दी जाए, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि स्त्रियों को सभी प्रकार की शिक्षा दी जाए। उसके अलावा जो गृह कार्य होते हैं, मतलब घरेलू वर्क, जो विद्यालय में घरेलू कार्य की भी शिक्षा, होम साइंस की शिक्षा दी जानी चाहिए।
स्त्री को समाज में बराबर का स्थान देकर उसकी व्यवस्था कर गांधी जी ने समाज का बड़ा उपकार किया। कहने का मतलब है कि गांधी जी स्त्री शिक्षा पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इसलिए जिसके द्वारा स्त्रियों की जो समाज में प्रतिष्ठा थी आगे ले जाने में सहायक सह शिक्षा। गांधी जी ने लड़के और लड़कियों को एक साथ रखकर पढ़ाने के प्रयोग किए और उसके आधार पर सह शिक्षा की संभावना स्वीकार की थी। गांधी जी का मानना था कि अगर गांधी जी चाहते थे कि लड़के लड़कियों दोनों को एक साथ रखकर पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर ये अलग अलग विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा तो उनके उनका जो विकास है सही ढंग से नहीं हो पाए, क्योंकि ये एक दूसरे से हमेशा अपने आप को भिन्न समझेंगे। इसलिए उनका मानना था कि बालक और बालिकाओं को दोनों को एक ही विद्यालय में रखकर पढ़ाया जाए। लेकिन हाँ, उनका ये भी मानना था कि अगर जहाँ की परिस्थितियाँ स्थितियाँ सही नहीं है, जहाँ की इन्वायरमेंट पर्यावरण वहाँ का उचित ना हो, जहाँ पे लड़के लड़कियों को दोनों के साथ पढ़ाना संभव ना समझ में आता हो, तो वहाँ पे अपने हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है कि सही है तो आप इसे शिक्षा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे शिक्षा आप उसके शिक्षा से आप अकेले शिक्षा दीजिए। व्यवसायिक शिक्षा। गांधी जी पुस्तक प्रधान सैद्धांतिक शिक्षा के विरोधी थे। उन्होंने क्रिया प्रधान व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया, जिससे शिक्षा जो मनुष्य को कर्म के सभी क्षेत्रों में कुशलता के साथ कार्य करने की क्षमता प्रदान करे। गांधी जी पुस्तकीय ज्ञान के खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो विद्यालय में व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए, जिसके द्वारा बालक अपने जो जीवन के सभी क्षेत्र हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो उसे समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने का काम करे, उसके नैतिक गुणों का विकास करे, उसके चारित्रिक गुणों का विकास करे, ऐसी शिक्षा के गांधी जी समर्थक थे। ये मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, इनके प्रति गांधी जी बहुत ही सचेत थे, बहुत ही सजग थे। इसलिए गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा थी, उसकी जो पाठ्यचर्या थी उसमें हस्त कौशलों पर विशेष ध्यान दिया गया था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि अगर बालक शिक्षा ग्रहण भी कर लेता है, अगर वो विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके समाज में जाता है, अगर वो शिक्षा उसे काम पर रोजी रोटी नहीं दिला पाएगी तो शिक्षा किस काम की है। इसलिए गांधी जी की जो पाठ्यचर्या थी, बेसिक शिक्षा की पाठ्यचर्या थी, उसमें हस्त कौशलों पर विशेष ध्यान दिया गया था। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा ऐसी हो जो उसे अपनी रोजी रोटी कमाने में सहायक सिद्ध हो, न कि ऐसी शिक्षा हो कि जो उसे शिक्षा लेने के बाद भी उसे समाज में अपनी रोजी रोटी कमाने में सहायक ना हो। गांधी जी इस तरीके की शिक्षा के विरोधी थे। गांधी जी के अनुसार इस शिक्षा की व्यवस्था औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्रों पर होनी चाहिए। इस हेतु गांधी जी ने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का समर्थन किया। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी का मानना था कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका जो प्रशिक्षण हो औद्योगिक एवं व्यावसायिक केंद्रों पर होना चाहिए, जिसमें गांधी जी ने वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का भी समर्थन किया था। धर्म शिक्षा। गांधी जी धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। प्रार्थना, भजन और गीता पाठ इनकी दैनिक क्रियाओं की। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी की जो माता थी वो बहुत ही धार्मिक महिला थी। इनके जीवन पर भी उनका बहुत असर पड़ा था। गांधी जी बचपन से ही पूजा पाठ, भजन कीर्तन पाठ, गीता पाठ ये सब किया करते थे। तो इसलिए गांधी जी मतलब धार्मिक व्यक्ति थे। लेकिन इनका जो मानना था कि विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर विद्यालयों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जाएगी तो सांप्रदायिकता बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए विद्यालय में एक विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए।
क्योंकि अगर एक विशेष धर्म की शिक्षा दी जाएगी तो जो और धर्म के लोग हैं और धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इसके खिलाफ जाएंगे और इससे सांप्रदायिकता बढ़ेगी। गांधी जी का मानना था कि सभी धर्मों के समान सिद्धांत और नैतिक शिक्षा को ही पाठ्यचर्या में स्थान दिया जाना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी धार्मिक शिक्षा के विरोधी थे कि उनको धार्मिक शिक्षा नहीं देना चाहिए, लेकिन उनका ये भी मानना था कि जो उन सभी धर्मों में जो कॉमन चीज़ें हैं जिसका मतलब बच्चे के विकास में सहायक सिद्ध हो, उन सब बातों को, उन सब सिद्धांतों को शिक्षा की पाठ्यचर्या में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सत्य को ईश्वर मानते थे। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि जो सत्य है वही ईश्वर है, तो इसलिए गांधी जी का मानना था कि जो धार्मिक शिक्षा है उनमें जो अच्छी बातें हैं जो सभी के लिए उपयोगी हैं, उन बातों को पाठ्यचर्या का अंग बनाया जाना चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष की शिक्षा देनी चाहिए। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा। जब भारत मतलब आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था भारत में, तब उस समय अंग्रेजी सरकार जो थी वही पाठ्यचर्या का निर्माण करती थी, वही पाठ्यचर्या को चलाती थी, उसके अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। लेकिन उस समय जो अंग्रेजी शिक्षा के जो उद्देश्य थे, उनमें पहला उद्देश्य ये था कि जो भारतीय हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों को पढ़ लिख कर अंग्रेज़ों के कार्यों में सहायता करेंगे, और दूसरा ये था कि जो भारतीय हैं देखने में तो भारतीय हों लेकिन जो मन मस्तिष्क हो वो अंग्रेज हो। तो इस तरीके की शिक्षा का उसमें प्रचार प्रसार कर रहे थे, और गांधी जी इसके बहुत बड़े विरोधी थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो ये अंग्रेज हैं ये ऐसी पाठ्यचर्या तैयार कर रहे हैं जिससे हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। पाठ्य विषयों में सबसे अधिक बल अंग्रेजी भाषा और साहित्य को दिया जाता था, और अंग्रेजी भाषा ही उस समय शिक्षा का माध्यम थी, क्योंकि गांधी जी जानते हैं कि भारतीय जो समाज है इतना पिछड़ा हुआ, इतना गरीबी से जूझ रहा है कि उन्हें खाने की जब दिक्कत है तो पढ़ेंगे कैसे। इसलिए गांधी जी का मानना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है उसके विरोधी थी। ये उनका मानना था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है भारतीय समाज और संस्कृति को ये नष्ट कर रहा है, क्योंकि उनकी जो पाठ्यचर्या थी उसमें जो महत्वपूर्ण भाषा के रूप में थी वो अंग्रेजी थी, और हिंदी साहित्य को उसमें पाठ्यचर्या में स्थान न के बराबर दिया गया था, क्योंकि उस समय जो शिक्षा का माध्यम था वो अंग्रेजी भाषा थी। और शिक्षा भी कुछ बड़े बड़े नगरों में ही सुलभ थी, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जैसे सब जगह हर स्थानीय जगहों पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा की जो व्यवस्था थी अंग्रेज़ों के मतलब जहाँ तो रहते थे उसके नज़दीक ही, जैसे जो बड़े शहर होते थे बड़े बड़े नगरों में इसकी शिक्षा की व्यवस्था सुलभ थी। स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ गांधी जी ने तत्कालीन शिक्षा में सुधार के लिए भी कार्य किया। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ साथ शिक्षा सुधार में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सर्वप्रथम 1921 में अपने साथियों के सहयोग से राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसे मूर्त रूप नहीं मिल पाया था। कहने का तात्पर्य कि उन्होंने 1931 में ही राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा तैयार कर ली थी, लेकिन उस समय जो तैयार की गई थी उसको मूर्त रूप नहीं मिल पाया था, वो कार्य रूप में नहीं आ पाई थी। फिर उन्होंने 1937 में भारत के सभी प्रांतों में स्व सरकारों का गठन हुआ और 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की मंत्रिमंडल बने, और 1937 में वर्धा में
राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे बेसिक शिक्षा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि 1937 में जब चुनाव हुए उस समय जितने भी वहाँ पे प्रांत थे उन प्रांतों में से सरकारों का गठन हुआ। तो 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल, मतलब कांग्रेस के जो नेता थे उनका मंत्रिमंडल बना। अक्टूबर 1937 में वर्धा राष्ट्रीय सम्मेलन, कहने का मतलब है कि अक्टूबर 1937 में वर्धा में राष्ट्रीय सम्मेलन शिक्षा नीति पे, राष्ट्रीय शिक्षा रूपरेखा पे, मतलब पाठ्यचर्या पे एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो वहाँ पर बेसिक शिक्षा की नींव रखी गई। बेसिक शिक्षा की रूपरेखा। हाँ बस आज के लिए इतना ही रखिए। आज के लिए बस सर इतना ही रखते हैं। ओके। ठीक है।